हेलो गाइस। मैं वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्सियन पे। और आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे चैनल का नाम है फिजिक्सियन। और आज हम सेक्शन जो स्टार्ट करेंगे वो भी होगा फिजिक्स का। और ये सब्जेक्ट इस चैनल पे फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट वीडियो इसकी बनेगी। तो हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है ऑप्टिक्स। टॉपिक्स क्या कहें, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो पर्टिकुलर इसका वेटेज बोर्ड में तो होता ही है, प्लस कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी इसका अच्छा खासा वेटेज होता है ऑप्टिक्स का। तो ऑप्टिक्स में हम जो है इसके पार्ट 2 का पढ़ेंगे जिसका नाम है वेव ऑप्टिक। यानी कि हम रे ऑप्टिक्स को नहीं पढ़ेंगे, हम वेव ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। अगर रे ऑप्टिक्स को आप नहीं पढ़ें फिर भी आप वेव ऑप्टिक्स को समझ सकते हैं, इसका मतलब ये भी होता है। तो हम वेव ऑप्टिक्स को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर वेव ऑप्टिक्स जो है एक बहुत बड़ा सेक्शन माना जाता है ऑप्टिक्स का, जो कि ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हम जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ये ऑप्टिक्स का पार्ट 2 कहा जाता है। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ये चीज़ रे ऑप्टिक्स से थोड़ी सी शॉर्ट लेक्चर्स इसके होते हैं। तो पर्टिकुलर जो वेव ऑप्टिक्स होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। पर्टिकुलर हमें ऑप्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑप्टिक्स होता है कि स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि जो हम लाइट के बारे में जो भी स्टडी को करते हैं वो चीज़ हो जाती है हमारी ऑप्टिक्स। तो ये चीज़ तो हमारी ऑप्टिक्स हो जाती है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। तो अगर हम वेव नेचर ऑफ लाइट को वेव नेचर ऑफ लाइट को पढ़ते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट को अगर पढ़ते हैं तो वो हमारी हो जाती है वेव ऑप्टिक्स। तो ये चीज़ कंटिन्यू होगी यहाँ पर से कि जो वेव ऑप्टिक्स होती है वो हमारे वेव नेचर ऑफ लाइट की बात करती है, क्योंकि ये रे नेचर की बात नहीं करती, ये वेव नेचर की बात करती है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा वेव ऑप्टिक्स। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट हमारा होता है वेव ऑप्टिक्स का कि इसमें कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी पर्टिकुलर्स एजम्पशन दिए जिसके बेसिस पे हमारा ऑप्टिक्स बढ़ा। तो पर्टिकुलर इस ऑप्टिक्स पे जो हमारे पहले साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, यानी कि सर न्यूटन साहब जो थे हमारे, ये आए। इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया। इन्होंने क्या बताया कि कार्पस्कुलर थ्योरी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? कार्पस्कुलर थ्योरी के बारे में बताया। अब सबके मन में ये उठेगा कि ये थ्योरी कैसी थ्योरी है भाई, कार्पस्कुलर थ्योरी। और जो न्यूटन साहब ने ये कार्पस्कुलर थ्योरी दी थी उसकी डेट क्या थी? 1675 ईयर्स, यानी कि 1675 में उन्होंने कार्पस्कुलर थ्योरी दी थी। तो न्यूटन साहब ने इस थ्योरी के माध्यम से हमें क्या बताया था कि एवरी लाइट रिसोर्स इमिट टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पस्कुलर। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी लाइट सोर्स होते हैं, जो भी लाइट सोर्स होते हैं वो क्या इमिट करते हैं? एक टीनी पार्टिकल्स। वो सारे लाइट सोर्स एक टीनी पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, और वही जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं हम उसे बोलते हैं कार्पस्कुलर। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है? उन्होंने क्या कहा कि एवरी लाइट सोर्स, ये न्यूटन साहब ने हमको बताया कि एवरी लाइट सोर्स इमिट्स टीनी पार्टिकल। ये उनकी डेफिनेशन बनी थी कि एवरी लाइट सोर्स इमिट टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पस्कुलर। यानी कि जो टीनी पार्टिकल्स होंगे, आपको ये चीज़ हाईलाइट यहाँ पे करना है कि जो टीनी पार्टिकल्स होंगे आपके लाइट सोर्स के, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्पस्कुलर बोलेंगे। तो ये जो आपकी कार्पस्कुलर होगी, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? उन्होंने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में एकदम डिटेल में बताया कि कार्पस्कुलर हमारा क्या होगा? ये इलास्टिक होगा, इलास्टिक के साथ साथ ये रिजिड भी होगा एंड मासलेस होगा।
अच्छा, लोगों के मन में अब एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि जो कार्पस्कुलर हुई ये इलास्टिक होती है, रिजिड होती है एंड मासलेस होती है। ये न्यूटन ने बताया कि जो लाइट सोर्स में टिनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसका नाम होता है कार्पस्कुलर, और उस कार्पस्कुलर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो इलास्टिक होता है, रिजिड होता है और मासलेस होता है। अच्छा, ये चीज़ सोचिए कि वो मासलेस क्यों होता है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास लाइट सोर्स एक ट्यूबलाइट हो गई, तो अगर मानते हैं दैट इज कि लाइट सोर्स का क्या मतलब हुआ कि वो सोर्स जो लाइट दे उसी का हम लाइट सोर्स बोलेंगे। अगर पर्टिकुलर एक ट्यूबलाइट होती है, ये भी तो हमें लाइट देती है, ये भी तो हमें लाइट देती है, तो पर्टिकुलर अगर ये एक ट्यूबलाइट हो गई, इसको हम बोलते हैं अगर ये एक ट्यूबलाइट है, तो इससे हमें क्या बोलेंगे, इसके जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, टिनी पार्टिकल्स, यही हमारे क्या होंगे, कार्पस्कुलर होंगे, और ये क्या होंगे, मासलेस होंगे। अगर हम आप जहाँ बैठ के स्टडी कर रहे होंगे वहाँ पे जो हमारी एक लाइट लगी हुई होगी, वो जो लाइट यहाँ पे लगी हुई होगी उससे जो पार्टिकल्स निकल रहे होंगे उससे हमें चोट तो पहुँचती नहीं है क्योंकि वो मासलेस है। इसीलिए वजह ने कहा कि जो कार्पस्कुलर पार्टिकल्स होंगे वो मासलेस हैं, क्योंकि अगर मासलेस नहीं होगा तो आपको लाइट के पार्टिकल से चोट भी पहुँच सकती है, अगर मासलेस है तो चोट नहीं पहुँचेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि आपने समझा कि जो लाइट सोर्स होता है वो एक टिनी पार्टिकल्स को इमिट करता है, और उस टिनी पार्टिकल्स को हम कार्पस्कुलर के नाम से जानते हैं। और वही कार्पस्कुलर की आइडेंटिटी क्या होती है कि वो इलास्टिक होता है, रिजिड होता है, मासलेस होता है। इलास्टिक मतलब कि वो इलास्टिटी मतलब कि वो अपने शेप साइज को बढ़ा या घटा सकता है, रिजिड मतलब ठोस टाइप का होता है, मासलेस मतलब उसके पास कोई मास नहीं होता है। अब इतना तो उन्होंने बता दिया, तो इसके बाद और उन्होंने यानी कार्पस्कुलर के बारे में उन्होंने और भी कुछ चीज़ें हमें बताई। और चीज़ें हमें क्या बताई कि पर्टिकुलर आपका जो कार्पस्कुलर होगा, यानी जो कार्पस्कुलर होगा ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, वो जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। अब इससे हम क्या समझते हैं कि जो कार्पस्कुलर होगा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को, देखिए रेक्टिलिनियर एक यानी कि इसको मैं बताता हूँ भाई, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट ये एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है। तो कार्पस्कुलर जो ट्रेवल करता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर कार्पस्कुलर एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होती है कि व्हेन द लाइट्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो जो लाइट सोर्स का टिनी पार्टिकल्स होगा उसे कार्पस्कुलर पढ़ेंगे, और वो जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो वो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। अब क्या हुआ, और फिर इन्होंने कार्पस्कुलर के बारे में एक प्रॉपर्टी हमें बताई कि कार्पस्कुल्स यानी कार्पस्कुलर्स जो होंगे वो ट्रेवल करेंगे, कार्पस्कुलर्स ट्रेवल डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कार्पस्कुलर होंगे वो जो है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डेंस, और उन्होंने यहाँ से एक बात और बता दी कि डेंसर मीडियम में कार्पस्कुलर की स्पीड जो है ज़्यादा होगी रेयर मीडियम से। ये भी उन्होंने प्रॉपर्टी में अपने बताई। यानी कि ये जो है लाइट सोर्स के टिनी पार्टिकल जो कार्पस्कुलर हैं उसके प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कार्पस्कुलर जो है डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और रेयर मीडियम में कम होगी। तो डेंसर मीडियम में हमारा क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, यानी कि वाटर में कार्पस्कुलर की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, और रेयर में आपका एयर आ जाएगा तो वहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी यानी, ठीक। तो ये आपके मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या उन्होंने बताया, अब देखिए ये सारे कार्पस्कुलर के प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्होंने बताया कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, इन्होंने एक बात और बताया कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप्स। क्या बताया उन्होंने कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ कार्पस्कुलर्स। ये भी उन्होंने बता दिया हमें
कि आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट होंगे उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप होगा और साइज़ भी होगा कार्पस्कल का। तो एक पॉइंट यहाँ से और आती है कि लाइट जो हमारी होती है, पर्टिकुलर जो लाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, यानी लाइट मेड अप ऑफ 7 कलर। इन्हीं 7 कलर से तो मिलके बनी होती है। और वो 7 कलर होते कौन कौन से हैं ये सभी जानते हैं, विबग्योर, इससे तो सभी परिचित हैं भाई कि विबग्योर से जो है एक लाइट बनती है। तो पर्टिकुलर अलग अलग कलर का जो कार्पस्कल्स होगा वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का होगा, यानी कि वायलेट का कार्पस्कुलर कुछ अलग सा होगा, ठीक, यानी कि वायलेट का कार्पस्कुलर्स अलग होगा, इंडिको का भी डिफरेंट होगा, ब्लू का भी डिफरेंट होगा, ग्रीन का भी डिफरेंट होगा, यानी कि अलग अलग कलर्स का कार्पस्कुलर अलग अलग होगा और इसकी साइज भी अलग अलग होगी। तो यहाँ से हमें इस प्रॉपर्टी में ये भी पता चल गया। अब देखा कि बस इन्होंने न्यूटन साहब जब थे, इन्होंने अपने जो है इन्होंने भाई साहब ये न्यूटन तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने इसके पहले हमारा कैलकुलस सेक्शन का, ग्रेविटेशन का काफ़ी कुछ का एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने सर्च करके हमें दी थी साइंस में। तो पर्टिकुलर ये ऑप्टिक्स में भी आए और वेव ऑप्टिक्स में यही बता दिया कि जो आपकी लाइट होती है वो लाइट के पास जो लाइट सोर्स होती है वो लाइट सोर्स क्या करती है कि टीनी पार्टिकल्स को इमिट करती है, और जो वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं उसी का हम नाम रख देते हैं एक, यानी कि जो पार्टिकुलर टीनी पार्टिकल्स लाइट सोर्स इमिट करती है उसी को हम नाम रख देते हैं कार्पस्कुलर के नाम से जान जाते हैं। तो लोग खुश हो गए कि भाई न्यूटन साहब ने दिया इस एक्सपेरिमेंट को, तो लोग खुश हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको कुछ अचीवमेंट हुई, यानी कि जब इन्होंने इसका रिसर्च करके दिया, लोगों को बताया, तो इसमें इन्होंने अचीवमेंट क्या क्या पाया, यानी किस किस चीज़ को प्रूफ कर पाए। तो इन्होंने पहले चीज़ को प्रूफ किया था रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को, यानी कि लाइट की पहली प्रॉपर्टी जो थी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, इसको बहुत ही आसानी से उन्होंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूफ किया जो है रिफ्लेक्शन, यानी कि न्यूटन साइंटिस्ट जो थे इन्होंने अचीवमेंट में अपने एक रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट को प्रूफ किया और एक रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया। तो रिफ्लेक्शन को इन्होंने कैसे प्रूफ किया इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मानते हैं कि ये मेरा कोई एक क्या हो गया, सरफेस, ये मेरा एक क्या है, सरफेस है। तो क्या हुआ कि जो बाई कार्पस्कुलर होंगे वो एक टीनी पार्टिकल्स होंगे। तो अगर देखिए ये पार्टिकल्स ऐसे 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 इसके ऊपर टकराते हैं, तो टकराने के बाद ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ये जो है इस पर हिट करेंगे और ऐसे डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, लौट जाएंगे, यानी कि ऐसे गिरेंगे और ऐसे लौट जाएंगे। यही तो हमारा होता है रिफ्लेक्शन, कि सेम मीडियम में ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है, वही आपका रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि सेम मीडियम में ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है, तो वही आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो इस चीज़ से इन्होंने इसको प्रूफ कर दिया। अगर यहाँ पे रीजन देखा जाए कि ये चीज़ कैसे इस पर गिर के कैसे गई, तो ये हुआ क्योंकि इलास्टिक जो है था, यानी कि पार्टिकल तो इलास्टिक था, तो इलास्टिक कोलिजन ऑफ कार्पस्कुलर्स, यानी कि जो कार्पस्कल्स थे, पार्टिकल जो कार्पस्कल के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके इलास्टिक कोलिजन की वजह से, यानी इलास्टिक कोलिजन ऑफ कार्पस्कल्स, यानी कि इन कार्पस्कल्स के कोलिजन के इलास्टिसिटी ऑफ कोलिजन की वजह से ये चीज़ रिफ्लेक्शन हमारी क्या हुई, संभव हुई। तो हमें जो है रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ से पता चल गया। तो जब रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ से हमने जान लिया, तो फिर हमारी उन्होंने सेकेंड, यानी कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हुई, ये अचीवमेंट किया, यानी न्यूटन साहब ने इस चीज़ को जो है प्रूव कर दिया अपने इस रिसर्च से। तो फिर क्या हुआ कि अब यहाँ से एक पॉइंट ये देखते हैं, आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इस चैनल का जो है नेम है वो है फिजिक्सियन, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके, तो हम जो है थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ करती है रिफ्रैक्शन को। देखिए पहली प्रॉपर्टी है उन्होंने प्रूफ करी थी रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट की, और सेकंड प्रॉपर्टी उन्होंने प्रूफ कर दी रिफ्लेक्शन की। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी वो प्रूफ करेंगे वो करेंगे रिफ्रैक्शन की।
तो जब हम रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे तो रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए पर्टिकुलर हमें रिफ्रैक्शन को दिखाना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्शन को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सरफेस लेंगे। ये हमारी क्या हो गई, सरफेस हो गई। सरफेस हो गई, हमने कहा कि ये हमारा कैसा मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। और ये हमारा कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम। देखिए आपको आज एक और ट्रिक बताएंगे कि अच्छा डर कितने लोग जानते हैं, डर इस डर को हम DAR भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से अवे होता है कि पास में जाता है, तो इस चीज़ को हम आपको दूर करते हैं। देखिए डर का होता है DAR, अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे, और जब वो रेयर से डेंसर जाएगा तो अवे नहीं होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं, यानी यहाँ से जान सकते हैं कि अगर डेंसर से रेयर जाएगा तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये थोड़ी सी शॉर्ट आइडिया है किसी चीज़ को रिमेंबर करने का कि आप रटिए मत, समझ कैसे याद कर लीजिए। अब मैंने क्या कहा कि पर्टिकुलर ये रेयर मीडियम हो गए, डेंसर मीडियम हुए। तो जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एक इक्वल अमाउंट में जो है बाकायदे यहाँ ऐसे प्रेजेंट होंगे वो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स, यानी कि उसके कार्पस्कल्स, डेंसर मीडियम के कार्पस्कल प्रेजेंट होंगे। तो अब क्या होगा कि ये हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा। तो मैं क्या कहा कि एक जो है ऐसे जो है रे जो है इस पे आके क्या कर जाती है, गिरती है। अब देखिए ये रे गिरेगी, ये रे नहीं है, ये कार्पस्कल्स यानी पार्टिकल्स गिरेंगे। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में इस वजह से बना दिए ताकि एक स्ट्रेट लाइन में आपके पार्टिकल्स ऐसे गिर रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स इस पे आके गिर गए। तो देखिए जब इस पे आके वो पार्टिकल्स गिरे तो क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स थे ये आपस में ऐसे ऐसे इसको, यानी कि जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स थे ये इनको ऐसे ऐसे खींचने लगे, इक्वल अमाउंट में ऐसे ऐसे सब फोर्स लगा के क्या करने लगे, खींचने लगे। तो जब इसको खींचने लगे और हमने देखा कि यहाँ से हमारा एक नॉर्मल है, ये चीज़ हमारा एक नॉर्मल हमने ड्रा कर लिया है, तो ये चीज़ नॉर्मल था। तो जब इसको खींचने लगे तो ये जो था ये इस तरह से ऐसे निकल गया, यानी कि पर्टिकुलर ये डेविएट होने की जगह क्या हुआ कि इस डेंसर मीडियम में इंटर कर गया और नॉर्मल के कैसा एंगल बनाया उसके साथ, टूवर्ड्स। क्योंकि हमने देखा कि जब अगर रेयर टू डेंसर जाता है तो आपका रे जो होता है क्या होता है कि टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता है। तो हमने रिफ्रैक्शन के केस में ये चीज़ प्रूफ करके देख ली कि ये आपके टीनी पार्टिकल्स इस तरह से इस पे ऊपर स्ट्राइक करते हैं और इस पार्टिकल को जो है, जो ईच पार्टिकल ऑफ डेंसर मीडियम प्रेजेंट होते हैं वो इसको खींचते हैं अपनी तरफ, और इसके खींचने की वजह से ये नॉर्मल के जो है टूवर्ड्स ऐसी एक पार्ट, ये भी देखिए ये भी कार्पस्कल्स ही हैं, ये भी इस तरह से ऐसे पास कर जाते हैं। तो हमने देखा कि जब कोई रे अपने मीडियम को चेंज करके इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन को चेंज, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनता है वो मीडियम को चेंज कर देता है, तो वहाँ पे क्या हेल्ड होता है, रिफ्रैक्शन हेल्ड होता है। तो हमने देखा कि ये चीज़ रिफ्रैक्शन भी कर गई। तो जो न्यूटन साहब थे उन्होंने इस मेथड से रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर दिया और रिफ्लेक्शन को भी और रेक्टेंगुलर प्रोपागेशन को भी प्रूफ कर दिया। तो अच्छा कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये चीज़ वर्टिकली कैसे आ गई। तो देखिए वर्टिकली कैसे आई कि पर्टिकुलर अगर मैं मानता हूँ ये कोई हमारा एक क्या हो गया, टिनी पार्टिकल्स हो गया जिसको कार्पस्कल बोलेंगे, और ये चीज़ हमारी सरफेस हो गई। यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टिकल ऐसे प्रेजेंट है, यानी कि ये इक्वली है। तो ये ऐसे खींच रहा है, ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये इसको ऐसे खींच रहा है, ये इसको ऐसे खींच रहा है और ये इसको ऐसे खींच रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो एफ नेट होगा वो जो है वर्टिकली लग रहा है, एफ नेट जो है बाकायदा वर्टिकली हेल्ड हो रहा है। तो इसके वर्टिकली हेल्ड होने की वजह से ये क्या होगा कि ऐसे जो है सीधा चलाएगा। तो इसी वजह से देखिए इस तरह से ये जो है आपका चलाया। तो इसको फिगर को आप आराम से बनाएंगे कि ये आपका एक सरफेस हो जाएगा और ये आपका एक इंसिडेंस आएगा और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, और इस तरह से पार्टिकल को आप वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तब जाके वो ट्रुथ हो जाएगा। तो न्यूटन साहब सिर्फ और सिर्फ जो है
3 चीज़ों को ही एक्सप्लेन कर पाए। 3 चीज़ों को किसको एक्सप्लेन कर पाए? पहले चीज़ को एक्सप्लेन किया उन्होंने, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है उसको प्रूफ कर लिया, और रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको प्रूफ कर लिया, और रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको भी उन्होंने क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया। फिर क्या हुआ कि इनके फेल्योर को भी गिना गया कि देखिए फेल्योर को इस कैसे गिना जाएगा कि जब नेक्स्ट साइंटिस्ट आएंगे उन्होंने कुछ रिसर्च करके बताया, तो उस रिसर्च में जो इनके वाले में नहीं मिला तो उसी को फेल्योर कहेंगे। तो हम जो है फेल्योर और इनके अचीवमेंट्स दोनों को साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो फेल्योर क्या हुआ कि ये न्यूटन साहब जो थे हमारे, वो कैन नॉट एक्सप्लेन, यानी कि किस किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हम उसको भी देखेंगे। तो इन्होंने किस किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया? तो एक तो किसको नहीं किया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और डिफ्रैक्शन को इन्होंने नहीं प्रूफ कर पाया, डिफ्रैक्शन को भी ये भाई नहीं प्रूफ कर पाए। और थर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन, इसको हम बहुत ही डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। ये पोलराइजेशन को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये न्यूटन साहब का बहुत बड़ा फेल्योर माना गया। यानी कि न्यूटन साहब बहुत बड़े ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने कई सारी हमें थ्योरी दी, कैलकुलस दिया, ग्रेविटेशन दिया, और इनके कई सारे लॉ पढ़े गए, इनके कई सारे इक्वेशंस पढ़े गए। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे। तो इनके बड़े साइंटिस्ट होने की वजह से जब इन्होंने इसको प्रूफ किया तो लोग जो है इस पे बड़ा विश्वास कर गए। इन्होंने कहा कि न्यूटन जी का कुछ फेल्योर नहीं हो सकता, लोगों ने ये मानना चालू कर दिया कि इनका कोई फेल्योर नहीं हो सकता। तो देखिए एक साइंटिस्ट और थे। अब देखिए धीरे धीरे इस कहानी को समझिए कैसे कैसे साइंटिस्ट आए और अपनी चीज़ को हेल्ड किया। तो नाउ इन 1850 में हमारे एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था सर फोकॉल्ट। उनका नाम था सर फोकॉल्ट, ये नाम ध्यान से रखिएगा, सर फोकॉल्ट उनका नाम था। वो कब आए थे कि 1850, ये 1850 में आए थे। इनके पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जो खोज किया था, लेकिन पहले इनका जान जाए। 1850 में एक सर फोकॉल्ट आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ें को बताया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि लाइट की स्पीड जो होती है, जो लाइट की स्पीड उन्होंने बताई, कही कि वाटर में जो है कम होती है और एयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे ही इन्होंने बताया वहाँ से न्यूटन साहब क्या कर गए, फेल कर गए। अब देखिए न्यूटन साहब फेल कैसे कर गए, उसके भी पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि न्यूटन साहब ने जो कहा था कि उनकी जो है, उन्होंने बताया कि लाइट की स्पीड वाटर में ज़्यादा होती है और एयर में क्या होती है, कम होती है। क्योंकि वाटर, उन्होंने कहा कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और रेयर मीडियम में स्पीड की कम, लाइट की स्पीड कम होगी। ये किसने बताया था, न्यूटन साहब ने बताया था। लेकिन जो सर फोकॉल्ट नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या किया, लाइट की स्पीड को प्रूफ किया कि वाटर में लाइट की स्पीड कम हो गई और एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। तो यहाँ से न्यूटन जी फेल कर गए। तो क्या हुआ कि भाई उस समय जो लोग रहते थे उस इलाके में, पर्टिकुलर जब ये सारा इन्वेंशन हो रहा था, तो लोगों ने क्या कहा कि हम सर फोकॉल्ट की बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि न्यूटन साहब ने हमें इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी दी है, तो उनके बात पे सब विश्वास कर रहे थे और सर फोकॉल्ट की बातें नहीं मानी। लेकिन सर फोकॉल्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताया था। तो उसी सेम इरा में, जिस इरा में सर फोकॉल्ट साहब आए थे, उसी इन द सेम इरा क्या हुआ कि हमारे एक डच साइंटिस्ट आए। यानी कि उसी समय में एक डच साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि अब हटिए, सब लोग हट जाइए, अब मैं प्रूफ करता हूँ क्या कैसा कंडीशन है। क्योंकि न्यूटन साहब ने इतना बता के चले गए, फिर सर फोकॉल्ट ने बताया कि नहीं न्यूटन साहब ने यहाँ गलत बताया। तो फिर ये जो डच साइंटिस्ट थे इनको भी गुस्सा आ गया, कहें कि यार ये लोग तो यहाँ पे कहीं सर फोकॉल्ट आ रहे हैं, ये अलग बता रहे हैं, कहीं न्यूटन साहब आए उनको ये गलत कर रहे हैं, अब क्या सही होता है मैं भी उसको आके बताता हूँ। तो डच साइंटिस्ट जो थे उनका नाम क्या था, हाइजेंस नाम था उनका। जो सर हाइजेंस भी इसको आप बोलेंगे, क्योंकि बहुत ही ये लोग रिस्पेक्टेड पर्सन थे। जो सर हाइजेंस थे ये एक डच साइंटिस्ट थे। अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं ये बता दे रहा हूँ, ये बहुत कम लोग
पॉइंट को, इस चीज़ को बताते हैं कि ये हाइजेंस नहीं पढ़ा जाता, ये डच लैंग्वेज में क्या पढ़ा जाता है, जो HUI है ना, इसको तो हा पढ़ेंगे और इसको जेन ग से नहीं पढ़ेंगे, इसको ख पढ़ेंगे। हॉकेंस, हॉकेंस इसको पढ़ते हैं, हॉकेंस यानी क्या पढ़ेंगे, हॉकेंस पढ़ेंगे। तो जाने दीजिए, आप तो सिर्फ हाइगेंस पढ़ सकते हैं, यानी कि सब हाइगेंस पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है हॉकेंस, हॉकेंस। यानी ये जी जो पढ़ा जाता है वो ख पढ़ा जाता है ये डच लैंग्वेज में। तो ये जो क्या किए, इन्होंने अपनी एक खुद की थ्योरी दी, जो कि इनका थ्योरी था वेव नेचर या वेव थियरी ऑफ लाइट। अब भैया यहाँ से बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया। रिवोल्यूशन ये आया कि न्यूटन जो साइंटिस्ट थे वो तो सीधा सीधा बताए थे कि भाई जो हमारा लाइट सोर्स है वो एक इमिट पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल को इमिट करता है वो एक पार्टिकल नेचर में है। लेकिन जब डच साइंटिस्ट हाइजेंस आए, इन्होंने कहा कि जो लाइट होता है वो एक वेव नेचर होता है। ये तो पूरा का पूरा उल्टा बता दिए, यानी कि न्यूटन का पूरा प्रिंसिपल यहाँ से फेल हो जाता है। तो जो वेव नेचर ऑफ लाइट था, ये इन्होंने कौन से सन में बताया था, सन 1678 यानी 1678 में इन्होंने इस बात को बताया था। और देखिए, इस बात को उन्होंने बताया था लेकिन बहुत ही प्रूफ करके इस चीज़ों को बताया था। तो उन्होंने क्या कहा कि लाइट इज अ, उनका पहला यही कॉन्सेप्ट आया कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। उनका सबसे पहला यही कॉन्सेप्ट आया कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। जो लाइट होती है वो एक मैकेनिकल वेव होती है। तो न्यूटन साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि लाइट जो होती है एक क्या होती है, लाइट पर्टिकुलर एक कार्पस्कुलर के फॉर्म में होती है, जो एक टिनी पार्टिकल्स माना जाता है। लेकिन जब 1678 में ये हमारे डच साइंटिस्ट सर हाइजेंस आए, इन्होंने कहा कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। लाइट आपकी क्या होती है, मैकेनिकल वेव होती है। और अगर वो मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव होने की वजह से उसको ट्रेवल करने के लिए विच रिक्वायर्स अ मीडियम, यानी कि अगर वो मैकेनिकल वेव है तो उसको एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने क्या कहा कि अगर उस चीज़ को मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी तो लोग जो है तुरंत, भाई उस समय लोग भी थोड़ा जानकार थे, न्यूटन साहब ने कई सारी थ्योरियाँ दी थी, सब एकदम प्रसन्न होकर जानकार हो गए थे। तो लोगों ने क्या कहा कि अच्छा ये बताइए सर, यानी कि डायरेक्ट हाइजेंस से लोगों ने पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि लाइट जो है एक मैकेनिकल वेव होता है, तो अगर आपने कहा कि मैकेनिकल वेव होता है तो उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये बताइए कि जो पर्टिकुलर हमारा सन होता है, यानी कि हमारा जो सूरज होता है और जो हमारा अर्थ होता है, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा सन हो गया, तो सन से लेके अर्थ तक जो लाइट आती है उसमें तो कोई मीडियम नहीं है। सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो पूरा वैक्यूम ही है। तब बताइए कि अगर पूरा वैक्यूम ही है, कोई मीडियम ही नहीं है, तो सन से लाइट कैसे अर्थ तक पहुंच जाती है, ये बताइए आप। तो ये इन्होंने क्या कहा कि तब 10 साइंटिस्ट जो हमारे सर हाइजेंस थे, इन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं बताता हूँ ना कि सन से कैसे लाइट आती है, पर्टिकुलर किसी मीडियम कैसे मीडियम बनाया गया। तो इन्होंने क्या कहा कि पर्टिकुलर इन्होंने एक ईथर्स थ्योरी बताई, ये पूरी की पूरी एक थ्योरी ही दे गए। तो इन्होंने कहा कि एक ईथर्स थ्योरी होती है। तो लोगों ने कहा आपने अभी कहा था कि अगर मैकेनिकल वेव है उसके लिए हमें मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्होंने कहा हाँ मैं मानता हूँ मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर पर्टिकुलर वो एक मीडियम है तो मैं ये भी तो कहता हूँ कि वहाँ पे एक मीडियम भी प्रेजेंट है। सन से लेके अर्थ तक में जो आती हैं वहाँ पे एक मीडियम भी प्रेजेंट है। तो कहा अच्छा कौन सी मीडियम प्रेजेंट है। उन्होंने कहा ईथर्स थ्योरी, यानी ईथर्स, एक ईथर्स नाम का एक मीडियम प्रेजेंट है। तो हम ये सोचेंगे कि ईथर्स क्या होता है। तो एक बार और बताना चाहेंगे कि चैनल का जो है नेम है फिजिक्सियन, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ईथर्स थ्योरी जो होती है हमारी, ईथर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अगर हम बात करेंगे तो ईथर्स थ्योरी होती क्या है, पहले इसको समझेंगे। अगर हम कहेंगे कि अ वेरी, इसके पहले डेफिनेशन को समझते, अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक, ये देखिए सारी कंडीशन है ईथर्स थ्योरी की। अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम, इलास्टिक मीडियम कॉल्ड ईथर
उसको क्या बोलेंगे हम, ईथर। और ईथर इज स्प्रेड एवरीवेयर, ये भी अच्छी चीज़ बताई उन्होंने। देखिए लोगों ने जब उनसे पूछा कि जो सन से हमारी एक पर्टिकुलर लाइट जो है अर्थ तक पहुंचती है विदाउट एनी मीडियम, और आप कहते हैं मैकेनिकल वेव है और उसको जो है एक मीडियम चाहिए होती है ट्रेवल करने के लिए, तो सन से अर्थ तक पहुंचने में कोई मीडियम नहीं होती, तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है? उन्होंने कहा नहीं, मीडियम तो होता है भाई, जो मीडियम्स होता है वो होता है ईथर। और लोगों ने कहा अच्छा ईथर क्या होता है? तो कहा कि अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम। जो ईथर होता है वो क्या होता है कि वेरी वेरी डाइल्यूट होता है। जो आपका ईथर्स होता है वो डाइल्यूट होता है और हाईली इलास्टिक भी होता है। उन्होंने कहा कि ईथर्स आपका डाइल्यूट होता है और हाईली इलास्टिक मीडियम होता है, उसी को हम पढ़ते हैं ईथर, और वो चारों जगह स्प्रेड किया हुआ होता है। तो कहा हाँ भैया चलिए मानते हैं हम आपकी बात। लेकिन क्या होता है कि जो मैकेनिकल वेव की स्पीड होती है, अब देखिए कुछ हम और थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा, यानी कि इस ईथर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए हम थोड़ा हाई चीज़ों को पढ़ेंगे कि मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है यानी वेलोसिटी होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, √E/ρ। देखिए ई यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी है। ई यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी है, और रो हमारा क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मीडियम है। तो हमने देखा कि जो वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी बराबर √E/ρ, और ई आपकी इलास्टिसिटी है, रो आपका डेंसिटी ऑफ मीडियम है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स थी। देखिए यही चीज़ भी देखेंगे कि ये जो थी एक क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करती है। क्लासिकल मैकेनिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट था। उस टाइम के लोगों को ये बात पता थी। देखिए जब वो उस समय के जो लोग थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में जानते थे। जो ईथर का कॉन्सेप्ट आया ये क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर से ही आया। तो हम देखें कि जो वेलोसिटी होती है यानी कि मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है उसका फार्मूला होता है √E/ρ, और ई जो होती है इलास्टिसिटी और रो हो जाती है डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो अब क्या देखेंगे कि इसका रोल हमारा जो है ईथर्स थ्योरी में क्या है। अच्छा हम ये चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ तो हम पढ़ रहे थे ईथर्स थ्योरी के लिए, तो हम देखेंगे ईथर्स थ्योरी में भाई इसका रोल क्या है। तो ईथर्स थ्योरी में इसका रोल क्या आता है कि ईथर्स थ्योरी में हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट था कि जो है आपके ईथर होंगे वेरी डाइल्यूट होंगे। वो चीज़ क्या होंगे, वेरी डाइल्यूट होंगे और हाई इलास्टिक भी होंगे। ये कंडीशन भी हमने पढ़ी थी कि वेरी डाइल्यूट और वेरी हाई इलास्टिक होंगे। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर वेलोसिटी बराबर √E/ρ होगा तो हाई इलास्टिक होगा, यानी इलास्टिसिटी उसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और वेरी डाइल्यूट होगा तो उसका जो है डेंसिटी क्या होगा, घटता जाएगा। ये घटना का सिंबल है, ये बढ़ने का सिंबल है। अगर इलास्टिसिटी बढ़ेगी और उसका डाइल्यूशन जो है कम, डाइल्यूशन की वजह से उसका डेंसिटी कम होता रहेगा बराबर, तो वहाँ से हम ये चेक करेंगे कि वेलोसिटी हमारी क्या ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। यही हमारा रिजल्ट निकलता है इस ईथर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को रखने पे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दैट्स वाई, यही भाई साहब रीजन है। गांव के उस मतलब कि उन लोगों ने जो उनसे क्वेश्चन पूछा था कि मीडियम नहीं है वो वाले कॉन्सेप्ट पे, वहीं से हाइजन साहब ने कहा कि इसीलिए जो सन होता है आपका, वो जो है आपके अर्थ के पास, जो आपका सन होता है वो आपके अर्थ के पास बहुत ही तेज़ी से पहुंचता है, क्योंकि जो आपका ईथर मीडियम होता है उस मीडियम में आपकी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है बहुत ही तेज़ी से पास होती है। तो जल्दी, बहुत ही जल्दी लाइट जो है सन से अर्थ तक पहुंच जाती है। यही एक कॉन्सेप्ट है। तो आज के समय में लोग ईथर्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ से एक पॉइंट हमें ये आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि पर्टिकुलर क्या हुआ कि हम ईथर्स थ्योरी के बारे में पढ़ लिए। जो हाइजन सर थे उन्होंने ईथर्स थ्योरी के बारे में बताया, क्योंकि मैकेनिकल वेव को जो, यानी कि जो उन्होंने वेव बताई थी, उस वेव को चलने के लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने उस मीडियम को ईथर्स बताया। तो जो ईथर्स मीडियम था उसको, मतलब आज के मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए तो आज के समय में लोग उस ईथर्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिए। उस ईथर्स थ्योरी को भी लोगों ने रिजेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता चला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। भाई लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर हम देखिए, आपको थोड़ा सा दिखाना ऐसे चाहेंगे पर्टिकुलर, आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा
कि जो हाइजेंस साहब थे उन्होंने कहा लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। उन्होंने क्या बताया था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। तो उनके मैकेनिकल वेव के कॉन्सेप्ट को बताने की वजह से उन्होंने कहा कि जिसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है ट्रेवल करने के लिए लाइट को, तो सन से अर्थ तक जो लाइट आती है, लोगों ने पूछा वहाँ पे तो कोई मीडियम ही नहीं होता। तो जब लोगों ने कहा कि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं होता, तो आप ये बताइए कि मीडियम कौन सा होता है। उन्होंने बताया ईथर्स होता है एक मीडियम, और जो कि ईथर्स थ्योरी के बारे में उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, ये ऐसे ऐसे होता है, इस वजह से सन जो है उसके पास प्रेजेंट हो जाता है। तो आज के समय में इसको थोड़ा कंपेयर किया गया कि तो आज के सर या टीचर्स लोग बताते हैं कि आज के समय में लोग ईथर्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उन्हें पता चला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो जान गए कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उन्होंने डायरेक्टली क्या कर दिया कि ईथर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और पहले के लोग समझते थे कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लोग पहले भी इस बात को समझते थे कि लाइट की वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। पर आज पता चला कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। जो पहले के लोग थे वो क्या जानते थे कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, आज पता चला कि वो एक ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में चलती है। तो वहाँ से भी इनकी ये थ्योरी जो है, ईथर्स वाली कॉन्सेप्ट की थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है मॉडर्न टाइम में। तो क्या हुआ कि हाइजेंस थ्योरी कैन एक्सप्लेन। तो हाइजेंस साहब जो थे उन्होंने अपने थ्योरी से काफ़ी चीज़ जो एक्सप्लेन किया हम उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी हाइजेंस थ्योरी कैन एक्सप्लेन। तो ये चीज़ जो है हाइजेंस साहब ने इसको क्या एक्सप्लेन किया, देखिए हाइजेंस थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने पर्टिकुलर क्या किया था कि एक मैकेनिकल वेव मान के चले थे। उन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल इन विच रिक्वायर मीडियम और लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट बन के आया था कि अगर आप लाइट को मैकेनिकल वेव मानते हैं तो उसको एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और अगर मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए तो वो उन्होंने बताया कि वो मीडियम कौन से होते हैं, एक ईथर्स मीडियम होते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ को भी बता दिया। तो ये चीज़ सारा प्रूफ करने के बाद उन्होंने क्या काम किया कि पर्टिकुलर एक हाइजेंस थ्योरी, यानी कि उनकी जो सारी थ्योरी थी उन्होंने उसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया। देखिए जैसे अभी हमने न्यूटन साहब की थ्योरी में पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, और रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन कैसे हुआ। तो हाइजेंस थ्योरी भी किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और इन्होंने कैसे फेल किया न्यूटन साहब की थ्योरी को, हमने उसको देख लिया। तो यहीं से हम लेक्चर को एंड करते हैं, और सेकेंड लेक्चर में वेव ऑप्टिक्स के आपको कंटिन्यू करेंगे यही हाइजेंस थ्योरी को, क्योंकि देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में देखिए हम आपको एकदम कॉन्सेप्ट वाइज ले चलेंगे कि कैसे साइंटिस्ट आए, कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस किए, कैसे किसी चीज़ को डिस्कवर किया गया, ये एकदम इस फॉर्म में चलेगी। तो हाइजेंस थ्योरी को हम कल एक्सप्लेन करेंगे, यानी सेकेंड लेक्चर में इसके वेव ऑप्टिक्स के एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो आज का लेक्चर द एंड होता है। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट। Thank you, and the lecture is in today.